Have you ever felt? Are you listening? Ever felt? Are you listening? Listening? Damn. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एरा एजुकेशन ट्यूटोरियल्स पे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो, जैसा कि आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स, यानी कि मुगल्स के शासन प्रबंध के बारे में आज का हमारा पूरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको मनसबदारी सिस्टम करवाया था। जिन स्टूडेंट्स ने देखा है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखा है तो आप मनसबदारी सिस्टम जाके वीडियो की चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपको मुगल्स के शासन प्रबंध के बारे में कि उनका शासन प्रबंध किस प्रकार से था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जैसा कि जब हमारे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे जो मुगल्स एम्पायर के जो संस्थापक थे वह थे बाबर। लेकिन बाबर को जो है उनकी मृत्यु बहुत कम ही समय में हो जाती है। इस प्रकार उनको तो कोई शासन व्यवस्था कायम करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं क्या है, जीवन भर लड़खड़ाते रहते हैं और लड़खड़ाते हुए ही वह जीवन को दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो उनको भी किसी प्रकार की कोई शासन व्यवस्था कायम करने का मौका नहीं मिलता है। उसके बाद बात आती है अकबर की। अकबर द ग्रेट ही पहले शासक होते हैं मुगल साम्राज्य के, जिन्होंने एक अच्छी सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था स्थापित की थी। और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, क्या क्या विभाग उन्होंने स्थापित किए थे, क्या उनकी शक्तियां थी, आज हम इस सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और जो ये शासन व्यवस्था अकबर ने जो स्थापित की थी, आगे चल के जो उनके पीढ़ियां थी उन्होंने भी इसी को फॉलो किया था। जो आगे के नेक्स्ट मुगल रूलर थे उन्होंने भी इसी शासन व्यवस्था को फॉलो करते हुए मुगल जो शासक थे उन्होंने राज किया था। तो चलिए थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन और कलेक्ट कर लेते हैं मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो अकबर थे उन्होंने एक बहुत बड़ा मुगल एम्पायर जो था अपने अंडर कर लिया था, जीत लिया था। अब इतने बड़े इतने बड़े एम्पायर को तो एक शासक अकेला चला नहीं सकता था। तो उन्होंने क्या किया था, अपने साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं उन्होंने अपने जो साम्राज्य था उसको केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय शासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और ग्राम प्रशासन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, 3 भागों में उन्होंने अपने साम्राज्य को डिवाइड कर दिया था, ताकि वह अपने शासन को सुचारू रूप से चला सके, सारे जो ये एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उन पर नजर रख सके। इसके लिए उन्होंने हेल्प क्या की थी, इसके लिए उन्होंने हेल्प ली थी अपने मंत्रियों की। इसके लिए उन्होंने अपने जो केंद्रीय जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रोविंशियल था, विलेज थे, इन पे उन्होंने क्या किया था, सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियां की थी और अपने जो मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जिसकी सहायता से वह क्या करते थे, अपना राज्य चलाते थे। तो यहाँ पे थोड़ी सम्राट की जो शक्तियां हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे सम्राट हैं या मुगल बादशाह कह लीजिए, तो सम्राट क्या होता था, सम्राट जो होता था वो साम्राज्य का सर्वोच्च होता था। उससे ऊपर कोई भी भड़कन नहीं होता था, उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता था। जो सम्राट है उसकी शक्तियां सर्वोच्च होती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके पास शक्तियों का असीमित जो सम्राट था वही एज ए कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका का जो सरदार है, जो मुख्य जो व्यक्ति है, उसके तौर पर कार्य करता था। इन तीनों की शक्तियों का जो पूरा कंट्रोल था वह सम्राट के पास ही होता था। वह जो मंत्रीगण थे वह उसकी किसी भी कार्य में हेल्प तो करते थे, लेकिन जो अंतिम डिसीजन होता था, किसी का कोई कानून बनाना, कोई कानून लागू करना, किसी को दंड देना, आखिरी क्या निर्णय होगा, ये सारी शक्ति किसके पास होती थी, सम्राट के पास होती थी। इस प्रकार से मुगल जो समय था, मुगल जो शासन समय था, उसमें जो सम्राट है उसको कहा गया है कि वह निरंकुश परोपकारी की तरह कार्य करता था। तो चलिए अब जान लेते हैं हम जो मंत्रीगण और उनके विभागों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम केंद्रीय शासन के बारे में। तो इसमें हम देख लेते हैं इसमें केंद्रीय जो डिपार्टमेंट था उसमें कौन कौन से विभाग थे और कौन कौन से मंत्री नियुक्त किए गए थे, जिससे कि वे अपने केंद्रीय शासन को संभालते थे। और यहाँ पर आप देखोगे प्रांतीय शासन और उनके अधिकारियों की लिस्ट
और यहाँ पर देख ही पा रहे हो आप, यहाँ पे ग्राम प्रशासन और उनके अधिकारी जो गांव की जो व्यवस्था थी किस प्रकार से चला सकते थे उनकी लिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय शासन के जो विभाग हैं और उनके मंत्रियों के बारे में। इन सबको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मैंने आपको यहाँ पे तीनों की लिस्ट अलग अलग करके दिखा दी है, जिससे कि आपको ये तीनों लिस्ट सामने होंगी तो आपको समझने में आसानी होगी। तो केंद्रीय शासन में जो केंद्रीय शासन के जो ये मंत्री हैं, इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी, और जो सम्राट था वह किसी भी व्यक्ति को अधिकारी या मंत्री नियुक्त कर सकता था और किसी को भी उस पोस्ट पे से उतार सकता था। इस प्रकार से जो पूरी जो शक्ति थी वह सम्राट के हाथों में होती थी। और जो ये मंत्री हैं, चाहे वो केंद्रीय शासन के हो या प्रांतीय शासन का, चाहे ग्राम शासन के जो भी अधिकारी थे, वह कार्य करते थे शासन के लिए, लेकिन जो अपने कार्य के जो प्रति उत्तरदायी जो होते थे वह सम्राट के लिए उत्तरदायी होते थे, क्योंकि जो आखिरी डिसीजन होता था वह सिर्फ केवल सम्राट का होता था, बादशाह का होता था। तो देख लेते हैं यहाँ पे केंद्रीय शासन के बारे में। तो केंद्रीय शासन में जो वजीर नियुक्त किया जाता था, दीवाने आला नियुक्त किया जाता था, मीर बख्शी, मीर समान, मुख्य सदर और मुख्य काजी। प्रांतीय शासन की बात किया जाए तो जो अकबर था उसके समय में जो उन्होंने प्रांतों को बांटा था, तो उनके समय प्रांतों की संख्या थी 15। ये बात आप ध्यान में रखना कि अकबर के समय में प्रांतों की जो संख्या थी वह 15 थी, और उसमें जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वह थे सूबेदार, सिपहसालार, दीवान, बख्शी, कोतवाल, सदर, काजी और वाक्यनवीस। तो यहाँ पे कुछ नाम आप केंद्रीय और प्रांतीय शासन में मिलते जुलते देख रहे होंगे, तो ये बिल्कुल ठीक आप देख रहे हो। जैसे कि केंद्रीय शासन में दीवाने वाला काम करता था और यहाँ पर प्रांत में दीवान ओनली। केंद्रीय में मीर बख्शी काम करता था और इसमें बख्शी। केंद्रीय में मुख्य सदर होता था, प्रांत में सदर होता था, और केंद्र में होता था हमारे मुख्य काजी और प्रांत में करता था काजी। तो इस प्रकार से जो आप बच्चों ये नाम देख रहे हो, ये मिलते जुलते नाम होने के साथ साथ इनके काम भी मिलते जुलते होते थे। और जो इधर जो केंद्रीय शासन के जो मंत्री हैं, ये बड़े लेवल के मंत्री होते थे, और जो ये प्रांत के शासन के जो मंत्री है, इनकी नियुक्तियां, जो ये अधिकारी है, इनकी नियुक्तियां ये मंत्री लोग ही करते थे, और इनका काम भी मिलता जुलता होता था। और जो ये मंत्री लोग हैं, जो प्रांत के जो अधिकारी थे, जो मंत्री थे, इनके कार्य पे पूरा नियंत्रण रखते थे, निगरानी रखते थे। उनके जो कार्य की जो भी कार्य करते थे, उस कार्य का पूरा जो इनके पास ब्यौरा होता था। इस प्रकार से मैं जब आपको ये चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगी, जब मैं केंद्रीय शासन के जो ये डिपार्टमेंट्स हैं, मंत्री हैं, इनके बारे में जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो मैं आपको इनके बारे में दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि रिपीट करके कोई फायदा नहीं है, टाइम भी जाएगा और सेम चीज पढ़ के आप भी बोर हो जाओगे। तो सिर्फ मैं इसमें जब प्रांतीय शासन में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो बस मैं आपको सूबेदार, कोतवाल और वाक्यनवीस के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी। आ जाते हैं हम ग्राम प्रशासन के बारे में। तो ग्राम प्रशासन में जो गांव की शासन व्यवस्था को संभालने के लिए मुकद्दम, पटवारी, ग्राम पंचायत नियुक्त किए जाते थे। इन्हीं की देखरेख में गांव का शासन सुचारू रूप से चल सके, इनकी नियुक्तियां की जाती थी। और उस मुगल के समय में जो गाँव थे वह 2 टाइप के होते थे। तो गाँव होते थे 2 टाइप के, एक थे रैयतवाड़ी गाँव, जमींदारी गांव, और दूसरे थे रैयतवाड़ी। रैयत से समझते हो आप? अगर इन बच्चों को पता है ठीक है, जिनको नहीं पता तो रैयत तो होता है किसान। तो इसमें क्या होता था, जो जमींदारी गांव होते थे, तो जिसमें जो ये किसान लोग जो कर देते थे वो पहले जमींदार को देते थे, और जमींदार से वह जाता था सरकार के पास। तो इस प्रकार से जो किसान और जो सरकार है, उन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता था। वह डायरेक्ट सरकार को अपना कांटेक्ट नहीं करते थे, अपना कर नहीं देते थे। तो इस प्रकार से जो जमींदारी गांव में होता है इनडायरेक्ट कनेक्शन किसान का, और उसमें जो रैयतवाड़ी है, इसमें किसान सीधा जो कर है अपना सरकार को जमा कराता था, और इसमें कनेक्शन कैसा होता था? डायरेक्ट। और इसमें किसान और सरकार का इनडायरेक्ट कनेक्शन होता था। तो चलिए अब एक एक करके हम इनको डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और समझेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहला जो बात करेंगे वकील और वजीर की। तो सम्राट के पश्चात साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली अधिकारी कौन होता था? वकील होता था। इसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, और उस समय बैरम खान जो था प्रधानमंत्री के पद पर था, और जो ये वकील है इसे सम्राट के पश्चात सारी शक्तियां प्रयोग करने का पूरा हक होता था। लेकिन जब बैरम खान की मृत्यु के पश्चात और बैरम खान के पतन के पश्चात वकील की शक्तियां कम हो गई थी और दीवाने आला की शक्तियां बहुत बढ़ गई थी। तो अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे दीवाने आला।
तो यह वित्त मंत्री होता था और इस विभाग का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था मुगल प्रशासन के अंतर्गत। तो जैसा कि दीवान आला यह वित्त मंत्री होता था और राज्य की समस्त आय व्यय का हिसाब किताब इसके पास होता था। यह भूमि कर से लेकर अन्य सभी करों के बारे में पूरा ब्यौरा रखता था। उनसे जो भी संबंधित कार्य थे, बातें थी, वह सबका रिकॉर्ड इसके पास होता था। और उस समय में इस पद पर जो था वह टोडरमल था। और टोडरमल के बारे में जैसे कि आप सबको पता है कि टोडरमल ने भूमि की पैमाइश से लेकर भूमि की उपज, उनके दर, उनके रेट किस प्रकार से होंगे, उन सब के बारे में इन्होंने बहुत ही बारीकी से काम किया था। तो इस प्रकार से दीवान आला का जो काम था वह बहुत ज्यादा था और इसकी सहायता के लिए दीवान आला के नीचे बहुत से अधिकारी भी इनकी हेल्प के लिए लगाए जाते थे। और ये दीवान आला ही जो प्रांतीय दीवान होता था, सम्राट को उसके लिए परामर्श देता था। इसकी सलाह पर ही जो प्रांत के दीवान थे नियुक्त किए जाते थे। अब बात कर लेते हैं मीर बख्शी। तो राज्य के समस्त सैनिक और कर्मचारियों के वेतन पत्रों को इसके पास भेजा जाता था, जिसके आधार पर जो ये मीर बख्शी है उनको वेतन देता था। और ये मीर बख्शी जो सैनिक अधिकारी होते थे, असैनिक अधिकारी होते थे, उनकी पदोन्नति करना, उनका स्थानांतरण करना, उससे संबंधित प्रत्येक काम का जो हक था वह मीर बख्शी के पास होता था। और मीर बख्शी मनसबदारों की नियुक्ति, घोड़ों को दागना, उनका हुलिया, सैनिकों का हुलिया लिखना और उनकी पदोन्नति, उनकी वेतन जो भी और उनके प्रमोशन, उनसे रिलेटेड सारी बातें बातें यह सम्राट के परामर्श के आधार पर करता था। और इस प्रकार से और जैसे राज्य में पहरेदारों की सूची बनाना, पहरेदारी के लिए पहरेदारों की नियुक्ति करना, उनसे रिलेटेड सारे काम जो थे यह मीर बख्शी करता था। और अकबर के समय में शाहबाज खां एक अच्छे मीर बख्शी के तौर पर कार्य करते थे और ये शाहबाज खां ही थे जिन्होंने अकबर को मनसबदारी प्रथा शुरू करने में हेल्प की थी, उसका आइडिया दिया था। अब तो बात करते हैं मीर सामान। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पीछे लिखा है ना मीर सामान, तो बस ये नाम याद रखना जिससे कि आपको इसे याद करने में और इसके जो वर्क है उसको आइडिया लगाने में बहुत इजी रहेगा। तो जो ये मीर सामान था ये क्या करता था, ये सम्राट के शाही परिवार और जो रनवास यानी हरम, तो रनवास की बेगमों, शहजादा, उनके संबंधियों और यानी उनसे और संबंधियों के अलावा जो दासी होते थे उन सबकी व्यवस्था करने का कार्य इसके ऊपर, इस अधिकारी के ऊपर होता था। इसके बावजूद यह जो दरबार था उसकी सजावट, जो महल है उसकी सजावट और जो शहजादियों के उत्सव, जन्म उत्सव, शादी आदि को सारा प्रबंध करने की जिम्मेदारी भी इस मीर सामान के पास ही होती थी। इस प्रकार से मीर सामान का कार्य जितना भी था वो ये दरबार और उनमें जो शाही दावतें, जन्म उत्सव, जितनी भी सजावट वाली चीजें थी, व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेदारी इस मीर सामान के पास ही होती थी। इस प्रकार से इसका जो विभाग था वह भी बहुत इंपॉर्टेंट विभाग था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बात करते हैं मुख्य सदर और मुख्य काजी। इन दोनों को नाम को भी आपको थोड़ा सा नोटिस कर लो। इसमें मैं आपको एक बात समझाने वाली हूँ, जो ये मुख्य सदर और मुख्य काजी है, इसके रिलेटेड भी जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, गलत टिक कराते हैं। तो मुख्य सदर का नाम सुन के सोचते हैं कि ये न्यायाधीश विभाग से संबंधित व्यक्ति है और मुख्य काजी को क्या कराते हैं कि ये धर्म विभाग का व्यक्ति है या अधिकारी है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, बच्चे इस दोनों के नाम को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उनके जो काम है, जो इनका डिपार्टमेंट है, उसको भी मिक्सअप कर आते हैं। इस प्रकार से वे अपने 2 नंबर कटवा लेते हैं। तो आपको याद रखना है जो मुख्य सदर है वह धर्म विभाग का अधिकारी होता है और मुख्य काजी क्या होता है, मुख्य काजी क्या होता है, न्यायाधीश होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो चलिए, तो मुख्य सदर, तो जो मुख्य सदर था ये धर्म विभाग का अधिकारी होता है और यह सम्राट को क्या होता है, धार्मिक विषय पर परामर्श देता था। और यह राज्य में जितने भी संत थे, फकीर थे, सूफी, धर्मात्मा, उनकी लिस्ट तैयार करता था और उन्हें राज्य की ओर से सहायता प्रदान करता था। यह जनता से जकात कर वसूल करता था, जिसका यूज यह धार्मिक कार्यों में करता था। इस पद के लिए बहुत ही पवित्र और एक अच्छे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। तो इस प्रकार से मुख्य सदर का यह कार्य होता था और जो यह प्रांत के जो सदर थे उनपे, उसके कार्य पर भी ये निगरानी करते थे और उनको सहायता भी प्रदान करते थे। अब बात करते हैं मुख्य काजी। तो जो यह साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था, ये बड़े लेवल के हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल के जो मुख्य काजी हैं और उनको काजी उल कुजात के नाम से भी जाना जाता है, काजी उल
कुजात। अगर एग्जाम में आ जाए काजी कुजात किस विभाग के वो अधिकारी थे या मुख्य काजी, तो वह हमारे न्यायाधीश विभाग के अधिकारी होते हैं। और इनका कार्य क्या था? इस्लामी कानून, यह न्याय से संबंधित कार्य करते थे और यह इस्लामी कानूनों के ज्ञाता होते थे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रांतीय शासन प्रबंध के मुख्य डिपार्टमेंट और उनके अधिकारियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सूबेदार या सिपह सालार। तो ये जो सूबेदार थे ये प्रांत का प्रमुख सर्वोच्च अधिकारी होता था और इसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी और ये अपने कार्यों के प्रति जो भी इसके कार्य होते थे उसके प्रति उत्तरदायी होता था, यह सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। और प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार नियुक्त होता था, इसे साहिब ए सूबा या नाजिम भी कहा जाता था। यह प्रांत में शांति व्यवस्थाएं बनाए रखना, न्याय करना, फौजदारी जो मुकदमे होते थे उनके लिए भी न्याय करना और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना, जैसे कि कृषि विभाग पर ध्यान देना, वाणिज्य विकास, व्यापार, इन सभी बातों पर ध्यान देना सूबेदार का मुख्य कार्य होता था। इस प्रकार से जो सूबेदार है उसका प्रांत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदा होता था या पोस्ट होती थी। अब बात करते हैं कोतवाल। तो कोतवाल की जो नियुक्ति है वह प्रांत में होती थी और जो मुख्य कोतवाल है ये अन्य नगरों और राजधानियों में कोतवालों की नियुक्ति करता, थाने में कोतवालों की नियुक्ति करता था। और इसके मुख्य कार्य क्या होते थे? नगर मोहल्लों में शांति व्यवस्थाएं बनाए रखना, चोर डाकुओं को पकड़ना, उन्हें दंड देना, चौकीदारों की नियुक्ति करना, रात्रि में पहरेदारों की नियुक्ति करना और किसी भी तरह की भ्रष्टाचारी, घूसखोरी उसको रोकना, मंडियों आदियों का निरीक्षण करना और जो हस्तकार थे, शिल्पकार थे, उनके द्वारा जो चीजें बनाई जाती थी उनके मूल्यों को नियंत्रण में रखना कि कहीं वो लोग अपनी मर्जी से कुछ भी मूल्य निर्धारित ना कर दें। इस प्रकार से कोतवाल का जो कार्य था उस समय में प्रांत में बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य था और यह भी जो विभाग था प्रांत में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था। वाक्य नवीस का विभाग भी जो कार्य था वह भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते थे और यह विभाग भी बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था। यह प्रांत के जो अधिकारी होते थे, जो ये प्रांत के अधिकारी होते थे, तो ये वाक्यनवीस क्या करता था? उन पर निगरानी रखता था, उनसे संबंधित जो गुप्त सूचनाएं होती थी उनको सम्राट तक पहुंचाता था और इसके अधीन अनेक गुप्तचर अधिकारी भी कार्य करते थे। इस प्रकार से जो वाक्यनवीस है अपना कार्य भी बहुत भली प्रकार से करता था। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं मुगलों के ग्राम प्रशासन के बारे में। तो जो गांव थे मुगल के मुगलों के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी मुकद्दम। तो इसमें जो ग्रामों के प्रशासन में 3 व्यक्तियों का मुख्य योगदान होता था, 3 अधिकारियों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता था, वह है मुकद्दम, पटवारी और ग्राम पंचायत का। तो ये मुकद्दम जो था ये गाँव का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, सर्वोच्च व्यक्ति होता था और इसके मुख्य कार्य में होते थे, यह राजस्व की वसूली करता था, गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखता था, असामाजिक तत्वों पर कड़ा नियंत्रण रखता था, ये चोर बदमाशों और जो असामाजिक तत्व थे जो शांति व्यवस्था भंग करते थे उनको पकड़वाने में जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी हेल्प करता था। ये वाणिज्य व्यापार में भी और कृषि में भी लोगों की हेल्प करता था। इस प्रकार से गांव के छोटे छोटे मुकदमों का निपटारा भी मुकद्दम करता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था वह था पटवारी। तो ये पटवारी का मुख्य कार्य था भूमि की किस्म का पता करना, क्षेत्रफल, नक्शा, भूमि की माप, स्वामी का नाम और भूमि पर बोई जाने वाली फसलों का रिकॉर्ड रखना पटवारी के मुख्य कार्य होते थे। कभी कभार पटवारी जो था कर की वसूली भी करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राम पंचायत। तो मुगल काल में प्रत्येक गांव में पंचायतें होती थी और ग्राम पंचायत में गांव के विशिष्ट लोग ही सदस्य होते थे जो कि बहुत ही ईमानदार और सच्चे चरित्र व्यक्ति या लोग होते थे। और जो ये ग्राम पंचायत है यह इसकी अध्यक्षता मुकद्दम के देखरेख में होती थी। मुकद्दम ही अपनी ग्राम पंचायत की अध्यक्षता अपने अंतर्गत करवाता था।